हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि हाल ही में 18 अगस्त को उत्तराखंड में सहायक अध्यापक को लेकर के जो आपके विभिन्न विषय थे उनकी परीक्षाएं क्या हैं आयोजित कराई गई हैं। और मैं बात करना चाहूँगा LTSST और LTSST के पेपर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है काफ़ी गहराई में जाकर के परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, जिस करैक्टर के क्वेश्चंस आपके सामने इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है, उनकी जो लैंग्वेज है और आपके सवालों का जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म आपके सामने आया है, उसको देख करके बिल्कुल आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं तो सीधा कहूँगा कि पेपर अपने आप में एक बड़ी क्या रही, चुनौती रही। अब इसमें देखिए होगा क्या कि हमको ये लगता है कि आने वाले समय में अगर हम UKSSC की बातें कर लें तो UKSSC जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रहा है, हमको लगता है कि वो अपने इसी पैटर्न को क्या रखेगा, जारी रखेगा। हम मानते हैं कि माहौल काफ़ी निराशा का बना हुआ है ना। सहायक अध्यापक जैसे पद को लेकर के आपको इस तरह का पेपर हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। सवालों को बनाए जाने के तौर तरीके काफ़ी कन्वीनियंट हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने सवालों का नेचर बनाया है या सवालों का करैक्टर आपने दिया है, उसको समझने के बाद ये लगता है कि विद्यार्थियों को भी और हमको भी क्या है, नए पैटर्न पर नए तरीके से क्या है व्यवहार करना होगा। तो आज के बाद जो भी मैं टॉक आपके साथ करूंगा, मामला चाहे इंडियन पॉलिटी का हो या मामला चाहे इंडियन हिस्ट्री का हो, जो भी टॉक हम करेंगे उसके माध्यम से हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर कोई जानकारी है आपके पास तो उस जानकारी को इस बदले हुए माहौल के अनुसार आप कैसे नया रूप दे करके चलेंगे। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी तो आपने प्राप्त करनी है, ना तो आप घर में बैठ सकते हैं ना हम लोग घर में बैठ सकते हैं। सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करनी है और हमारा एक बड़ा कर्तव्य यह रहता ही है कि हम लोग आपको जो भी गाइडेंस दे पाएं वो गाइडेंस हम लोग क्या दे करके चलेंगे। तो ये आज से जो मैं नया आपको दे रहा हूं है ना, क्लास में जो नया स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है या क्लास के माध्यम में जो भी नया डिस्कशन होगा, इसमें क्या होगा, मैं आपके पास जो एक जानकारी रहेगी मैं उसी जानकारी को उठाऊंगा और उसी जानकारी को उठा करके आपको ये बता करके चलूंगा कि इस जानकारी को इस बदले हुए पैटर्न या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया रूप, नई दिशा या सकारात्मक बनाने का कार्य आप लोग कैसे करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के डिस्कशन को हम लोग क्या कर लेते हैं साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, न जाने कितनी बार ये सवाल परीक्षाओं में आता है कि देखो, जब संविधान निर्माण की आप बात करते हैं तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही एक झंडा समिति, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग कमेटी, का फॉर्मेशन करवाया गया था। अच्छा, ये जो आपका झंडा समिति, अगर हम अपने समय को याद करें, जब हम लोग इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते थे उस समय, तो उस समय झंडा समिति के जो आपके चेयरपर्सन हैं, यानी कि झंडा समिति के जो आपके अध्यक्ष आप कह सकते हैं, हमारे जमाने में हुआ करते थे आचार्य JB कृपलानी। और विश्वास मानिएगा कि आचार्य JB कृपलानी को आंसर बना करके ना जाने कितने प्रकार के जो विद्यार्थीगण हैं उन्होंने परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की भी हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं, हमको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि उसके जो अध्यक्ष हैं वो आचार्य JB कृपलानी ना होकर के बल्कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यही जानकारी आपके पास है और इसी जानकारी को नए तरीके से अब आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, सोच है ना, नई सोच आप कैसे विकसित करेंगे, उसको हम लोग क्या आज की क्लास में डिस्कस करके चलने वाले हैं। ये बात ठीक है कि झंडा समिति के जो आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन अब केवल इतना ही याद रखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बदला हुआ है उस तरीके से आपको अपनी जानकारी को भी नई दिशा देनी पड़ेगी। एक बात हम बताने की कोशिश आप यहां पे करते हैं। हमको लगता है कि UKSSC अब इस पे तो नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आप झंडा समिति की बात करेंगे, मान लीजिए अगर आप लोग फ्लैग कमेटी की बात करेंगे, आप लोग अगर झंडा समिति की बात करते हैं या मान लीजिए आप लोग फ्लैग कमेटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि UKSSC अब इस प्रकार का डिस्कशन तो नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चलता हूं, झंडा समिति का जो आपका गठन है, यानी कि झंडा समिति का जो आपका फॉर्मेशन है, तो मेरे प्यारे साथी क्या कह के चलेंगे कि फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर डेट आपसे पूछी जाए तो डेट आपकी क्या होगी, 23 जून 1947।
23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन कराया जाता है, तो डेट आपके लिए कारगर हो सकती है। मान लीजिए अगर यूके SSS डेट ओरिएंटेड कोई जानकारी आपके सामने रखता है तो डेट आपको थोड़ी क्या है सहूलियत देने का काम करेगी। एक बात क्लियर है कि वर्तमान समय में झंडा समिति के जो आपकी चेयरपर्सन होंगे, झंडा समिति के जो आपके चेयरपर्सन होंगे, है ना, तो चेयरपर्सन के रिगार्डिंग आपका अंतर क्या आना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वर्तमान समय में आचार्य JB कृपलानी को आप लेकर के नहीं चलेंगे। झंडा समिति के जो आपके चेयरपर्सन माने जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाएंगे। लेकिन अब मुझे चर्चा क्यों करनी पड़ी? चर्चा इस नाते करनी पड़ी क्योंकि हम लोग 2-3 बातें याद करके चलते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पैटर्न बदला है, तो अब आपको ये भी अपने जहन में स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा कि झंडा समिति के जो आपके अदर मेंबर्स हैं वो अदर मेंबर्स कौन कौन से होंगे। अगर उसने अपने आप को बदला है तो हम विद्यार्थियों के पास तो बड़ी ताकत है, हम भी अपने आप को बदल के चलेंगे। हम कहेंगे भैया अब हम केवल इतना ही अपने जहन में लेकर के नहीं जाएंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब हम हर कैलकुलेशन करके जाएंगे जो कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होगी, नेसेसरी होगी, अनिवार्य होगी, जरूरी होगी। तो अदर मेंबर्स अब आपको शायद आपने इसको कभी कैलकुलेट ना किया हो, लेकिन झंडा समिति का पूरा जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है अब ये भी आपके क्या हो गई है, काम की चीज हो गई है। जैसे अदर मेंबर्स में एक व्यक्ति आपको मिलेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। झंडा समिति के एक मेंबर आपको मिलेंगी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, राइट। एक मेंबर आप यहां पे क्या लेके चलेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। एक मेंबर और भी काफी महत्वपूर्ण आप क्या लेके चलेंगे, KM मुंशी। KM मुंशी का नाम तो वैसे भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। और एक मेंबर आपको क्या दिखाने हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, दैट मीन्स भीमराव अंबेडकर। तो देखिए इस प्रकार से एक जानकारी जो आपके पास थी, उस जानकारी को वर्तमान समय की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वर्तमान समय की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अब इसको एक नया रूप देकर के चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, वो कहेगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और आपसे कहेगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान 25 जून 1947 को झंडा समिति का फॉर्मेशन हुआ, तो एक आंकड़ा आपके सामने रखा जाएगा। अब आप इसको कैसे पकड़ेंगे, तो आपको डेट हल्की से बता के चलनी पड़ेगी कि फ्लैग कमेटी का जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो 23 जून 1947 को आपके सामने आता है। चेयरपर्सन का रेफरेंस आप पहले से जानते थे, नया रूप अब आप क्या लेके चलेंगे, अब आपको इसका कंप्लीट फिजिकल एक्सपेंशन जो आपका कंपोजिशन है वो आपको बता करके चलना पड़ेगा। अदर मेंबर्स में आपको कौन कौन दिखाई पड़ेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, सरोजनी नायडू हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, KM मुंशी हैं और डॉक्टर BR अंबेडकर हैं। अब देखो आपको बदलाव क्या करना है, आपको बदलाव ये करना है कि जैसे फ्लैग कमेटी के अंदर एक मेंबर आपको दिखाई पड़े मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं। इस क्लास का उद्देश्य क्या है कि आपको नए प्रकार से तैयार करना कि किस तरीके के जुड़ाव आपको करके चल रहे हैं। और जो विद्यार्थी जुड़ाव करके चलना प्रारंभ कर देता है, संभवतः वह अपनी सफलता सुनिश्चित करा लेता है। आप देख पा रहे हैं कि फ्लैग कमेटी में एक मेंबर आपको दिखाई पड़ते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। कई बार वो क्या करेगा, कई बार वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और आपसे केवल यह कह सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निम्न में से ऐसा कौन सा मेंबर आपको नजर आता है जिसने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को टालने की बात की थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि संपूर्ण विश्व में भारत एकमात्र ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने संविधान को लागू करने के साथ ही विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने का कार्य किया, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी देने का कार्य किया। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस समय कहा था
कि स्वतंत्र भारत के आलोक में आने वाले 15 सालों तक के समय को ध्यान में रखें आप। और आने वाले 15 सालों का मतलब क्या होगा? 1950 से लेकर के 15 साल आप जोड़ के चलेंगे कि आने वाले 15 सालों तक के समय को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को रोक दिया जाए, टाल दिया जाए। लेकिन संविधान सभा के अदर मेंबर्स ये कह के चले थे कि नहीं, हम अगर मतदान का अधिकार देने की बात करेंगे तो मतदान का अधिकार स्वतंत्र भारत में इस रूप में कार्य करेगा जैसा बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल क्या है, लोकतांत्रिक है। यानी कि हम महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उच्च जाति निम्न जाति के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भारतीय नागरिक होने के नाते सभी लोगों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार इस बात का विरोध करते रहे और इन बातों को रखते रहे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे मुद्दे को स्वतंत्र भारत में क्या है 15 सालों तक आपको टालने की आवश्यकता है, जिसकी बड़ी वजह मौलाना अबुल कलाम आजाद ये बता के चलते हैं कि भारतीय जनमानस जो है वो संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, या भारतीय जनमानस जो है वो मतदान के अधिकार के प्रति क्या है, जागरूक नहीं है। तो पहले तो भारतीय जनमानस को अपने संविधान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, मतदान के अधिकार की गंभीरता, महत्ता, गहराई के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि भारतीय जनमानस मतदान के अधिकार के संदर्भ में संपूर्ण तौर पर जागरूक हो चुका है, तब उससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आप क्या है मतदान का अधिकार देकर के चले। तो ये हो गया जुड़ाव। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप जुड़ाव करके चलने की स्थिति में हैं तो आप हारेंगे नहीं, लेकिन अगर आप केवल एक ही डायरेक्शन में व्यवहार करेंगे तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमको चुनौतियों का सामना नहीं करना है, हमको अपने व्यवहार को बदलना है। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है या जो भी जानकारी आपके सामने है, उस जानकारी को नए तरीके से आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। तो ये कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान समय की मांगों को ध्यान में रखते हुए आपको बदलाव क्या करके चल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इसमें के मुंशी साहब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो आपके के मुंशी साहब हैं, ये तो वैसे भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक बहुत ही फेमस मेंबर माने गए थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का कार्य किया था। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है, इस पे आपको आप काम करने की आवश्यकता है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो बातें मैंने की हैं, अब देखो वो क्या कर सकता है। वो ये कह सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था के संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आजाद निम्न में से कौन से पश्चिमी और राजनीतिक विचारक के साथ अपनी समानता रखते हैं। तो अगर ये सवाल बन जाता है, मैं रिपीट कर देता हूं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था के संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी समानता कौन से पश्चिमी और राजनीतिक विचारक के साथ रखते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। घबराएंगे नहीं, घबराने से बैटलफील्ड को जीता नहीं जाता है। समानता रखते हैं किसके साथ? अरस्तू के साथ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको ये समझाने की बात की है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो प्रत्येक स्थिति में सभी लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये समझाने की बात तो यही कर रहे थे कि पहले तो आपको भारतीय नागरिकों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना होगा, और जब आपको लगे कि जागरूक हो गए तो आप मतदान का अधिकार देकर के चले। यानी कि मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं एक तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो मामला अलग है कि मात्र 15 साल के लिए कहा, लेकिन प्रतिबंध लगाने की बात तो की है। इसी प्रकार का जो आपका प्रतिबंध है, इसी प्रकार की जो आपके लिमिटेशंस हैं, ये अरस्तु महोदय भी लगा के चले हैं। और अरस्तु महोदय का मानना यह था कि मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति पर देना पागलपन है, बेवकूफी है। अरस्तु महोदय का यह मानना था कि मतदान का अधिकार दो प्रकार के लोगों को आप ना दें। जिनका शैक्षणिक स्तर कमजोर है, आप उनको मतदान का अधिकार नहीं देंगे, और जिनका आर्थिक स्तर कमजोर है, आप उनको भी क्या मतदान का अधिकार नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि आपने यही बिंदु क्यों उठाए। तो आज अरस्तु महोदय ने यह समझाया कि जिन लोगों का शैक्षणिक स्तर काफी कमजोर होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी वीक होता है, वो अपने एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स को पहचान नहीं पाते। वो क्या है, अपने एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। नुकसान हो जाएगा, मतदान के अधिकार का सर्वोत्तम या सकारात्मक प्रयोग नहीं हो पाएगा।
दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिन लोगों का आर्थिक जीवन काफी कमजोर होता है या आर्थिक स्तर काफी कमजोर होता है, अगर आप उनको मतदान का अधिकार देकर के चलेंगे तो मतदान का अधिकार जो है वो अपनी गंभीरता को खो देगा, अपनी महत्ता को खो देगा। क्योंकि जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं वो अपने मतदान के अधिकार को सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, बदले में कुछ पैसे लेते हैं और जिससे पैसे लेंगे उसके पक्ष में क्या कर देंगे, मतदान कर देंगे। ऐसे में नुकसान मतदान के अधिकार का तो होगा ही होगा और राजनीतिक दलों का भी होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपने अपने क्या होती है, विचारधाराएं होती हैं और मतदान के अधिकार का प्रयोग विचारधाराओं के अनुसार करना चाहिए, यह अरस्तु महोदय का मानना था। तो मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको इस समझाने की बात की है। देखो, आपने देखा होगा कि जो लोग कभी क्लासेस में आए होंगे या जिन विद्यार्थियों के समक्ष हमने अपने आप को प्रेजेंट करने की बात की होगी, हमने अपने आप को प्रस्तुत करने की बात होगी, मैंने विद्यार्थी को कभी कमजोर माना नहीं। मैं विद्यार्थी के अंदर एक अजीब सी ताकत देखता हूं कि अगर वो ठान ले, अगर वो मन बना ले कि भैया आप अगर अपने आप को बदलेंगे तो बदलाव हम भी करके रहेंगे। तो ये बदलाव आप कैसे करेंगे? अब आपको कनेक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। अब आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। बैठे आप, आपके दिमाग में क्या आ गया, जुडिशियल रिव्यू लिख डालो, सोच डालो जो आपको सोचना है। सोचना और लिखना बहुत जरूरी है और ये कार्य व्यक्तिगत तौर पर करने हैं। अगर आप जुडिशियल रिव्यू को लिखने की बात करेंगे या किसी भी मुद्दे को लिखने की बात करेंगे, पहले आप उसको पढ़ें, समझें, फिर आप उसको क्या आंख बंद करके अपने माइंड में क्या उसको ऑब्जर्व करते रहें और जब ये आपका ऑब्जर्वेंस पूरा हो जाए, जब आपको लगे कि मैं तैयार हूं, तो फिर उस तमाम प्रकार के बातों को क्या है, लिख डालो। अच्छा रहेगा, समय कम लगेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी और परीक्षा में सफलता भी क्या है, सुनिश्चित हो जाएगी। वो तो होनी ही है। तो मैं आपसे अपेक्षा करके चलूंगा कि इस क्लास से आपने कम से कम इतना सीखा होगा कि अब आपको कार्य क्या करके चलना है। और आने वाली जो भी क्लासेस होंगी अब कुछ समय के लिए, उन क्लासेस के बिहाफ पे मैं आप ही के एक विचार को आपसे लूंगा पहले और उसी विचार पर नई प्रकार की बातें करूंगा, नई प्रकार की चर्चाएं करूंगा। आपको ये सिखाने का कोशिश करूंगा कि भाई कनेक्टिविटीज कैसे करेंगे, नए या बड़े परिवर्तन किस प्रकार से होंगे, है ना। निराशा मत लाओ अपने अंदर, दोबारा उठो, दोबारा अपने आप को तैयार करो नए पैटर्न के हिसाब से। अगर सवाल में 7 आपको कुछ करके आना है तो तैयारी आप करो 11 की, कि अगर 9 अगर पूछा जाएगा तो आप 11 पे हैं, तो आप तब भी क्या है, बड़ी आसानी से अपने आप को परीक्षा में सुनिश्चित करा पाएंगे अपनी सफलता। तो मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निराशा पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में ईश्वर ना चाहे मैं बोलता हूं, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में एक पेपर अगर थोड़ा दाएं बाएं भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका संपूर्ण जीवन चला गया, है ना। आपकी ताकत अभी भी आपके पास है, उस ताकत का आपको सर्वोत्तम प्रयोग करके चलना है और अपनी सफलता जल्द से जल्द क्या है, सुनिश्चित करनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।